वेलकम टू अनदर वीडियो। इधर हम लोग क्लास 9 सीबीएसई का इंट्रोडक्शन टू इंक्लूड्स जियोमेट्री पढ़ने वाले हैं। इधर हम लोग ये वन शॉट वीडियो होने वाला है, वन शॉट। सो लेट्स स्टार्ट। So first of all, we should understand what is geometry. What is the meaning of geometry? So जियोमेट्री वर्ड आया है दो शब्द से, एक है जियो और एक है मीट्रिन। जियो मतलब क्या होता है? अर्थ। और मीट्रिन मतलब होता है मेजरमेंट। सो जियोमेट्री मतलब क्या होता है? जियोमेट्री मतलब तब होता है मेजरमेंट ऑफ अर्थ, और अर्थ सरफेस भी बोल सकते हैं। समझा? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जियोमेट्री। नाउ तब यूक्लिड्स ज्योमेट्री क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज यूक्लिड? यूक्लिड क्या है? एक मैथमेटिशियन था अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट। उसको बोला जाता था फादर ऑफ ज्योमेट्री। सो ये भी लिख लो ऐसे, नोट्स बनाना मेरे साथ ही सब, ठीक है। Euclid was a teacher of mathematics at Alexandria। स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ। It ओहो, अलेक्जेंड्रिया वो कहाँ पर था? इजिप्ट। और उसको पॉपुलरली बोला जाता था क्या? बोला जाता था फादर ऑफ ज्योमेट्री। इसने काम क्या किया? काम ऐसा कुछ नहीं किया था। ये क्या किया था? दूसरे ने जो काम किया था उसको ही कंबाइन करके एक बुक के फॉर्म में पब्लिश कर दिया था। ये इसके लिए यूक्लिड इतना नाम हो गया था, लेकिन काम दूसरे लोगों ने किया था, बाद में बताएंगे। चलो नेक्स्ट क्या बोलेंगे ये। ही इंट्रोड्यूस द मेथड ऑफ प्रूविंग मैथमेटिकल रिजल्ट बाय यूजिंग डिडक्टिव लॉजिकल रीजनिंग एंड द प्रीवियसली प्रूव्ड रिजल्ट्स। तो क्या है वो प्रूफ, मतलब हम पहले क्या होता था कि कोई एक चीज़ है तो है, वही मान लिया जाता था, उसका कोई प्रूफ नहीं होता, तो जिसे कहते हैं हम लोग एक्सियम्स। तो यही पहला है कि जो प्रूफ करके दिखाया था। सो ही इंट्रोड्यूस्ड द मेथड ऑफ प्रूविंग mathematical results by using logical methods। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ था? वो उस क्या किया था वो दूसरे का, जैसे थेल्स का, पाइथागोरस, ये सब एक टीम था। जैसे थेल्स, इस ये पॉइंट मत लिखना, जब मैं बोलूँगा तब लिखना। थेल्स, पाइथागोरस, ये सब एक टीम था। ये जो जो रिसर्च पब्लिश किया था ये लोग, वो क्या, ये यूक्लिड क्या किया, उन सब चीज़ों को एक साथ उसके एक बुक में कंबाइन कर दिया और वो वाला बुक पब्लिश कर दिया। सो क्या हुआ था? ही कलेक्टेड ऑल हिज वर्क इन अ बुक कॉल्ड एलिमेंट। बुक का नाम क्या था? एलिमेंट्स। और उसका जो चैप्टर्स था, ईच चैप्टर्स, उस चैप्टर्स को बोला जाता था बुक।
एक एक चैप्टर को उधर बुक कहा जाता था। सिर्फ इतना याद होना चाहिए कि उसने जो पब्लिश किया था उसका नाम है एलिमेंट्स। ये सिर्फ लिख लो कि ही कलेक्टेड all his work in a book called एलिमेंट। सिर्फ इतना, इससे ज़रूरत नहीं है। और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यूक्लिड्स डेफिनेशन क्या होता है, चलो वो देख लेते हैं। यूक्लिड ने क्या डेफिनेशन दिया था, वो एग्जैक्ट लाइन देखेंगे क्या बोल रहा था। यूक्लिड thought that the geometry is an abstract model of the world which we can see around us, like the notion of line, planes and surface। so जो देखते हैं उसका ही क्या कहते हैं वो, चलो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ कि he had given these notions in the form of definition। ठीक है, वो क्या किया था, दुनिया में जो भी चीज़ वो देख पा रहा था उससे कंक्लूशन डिराइव किया था, उस सब चीज़ों से। ठीक है, तो वो क्या क्या चीज़ें था, चलो पहले वो देख लेते हैं। वो 7 डेफिनेशंस उसने दिया था। पहले बोला तो क्या था, एनीथिंग विच हैज़ तो ये एक नंबर का वो एमसीक्यू टाइप में आ सकता है, ऐसा तो कुछ नहीं आएगा। which has no component, उसे क्या कहते हैं, इज कॉल्ड पॉइंट्स। पॉइंट्स देखो, पॉइंट हम ऐसे भी लगा सकते हैं, मतलब तुम बोल सकते हो कि ये भी पॉइंट है, और ये तो मतलब कॉमन सेंस है। और अभी ये भी पॉइंट है, और ये भी पॉइंट है। यूक्लिड ने क्या बोला कि पॉइंट का ये थिकनेस का कोई मतलब नहीं बनता। पॉइंट इज़ पॉइंट, छोटा है या बड़ा है, वो उसको कह सकते हो ज़ीरो डायमेंशनल। पॉइंट को तुम कह सकते हो ज़ीरो डायमेंशनल, उसका कोई डायमेंशन ही नहीं होता, कोई विड्थ ही नहीं होता है। ठीक है, वही बोला, एनीथिंग विच हैज़ नो कंपोनेंट इज कॉल्ड पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला यूक्लिड्स ने, अ लेंथ विदाउट ब्रेथ इज कॉल्ड ए लाइन। मोटा हो गया। A length without a breath is called line। तो लाइन क्या होता है, एक ऐसा चीज जिसका एक डायमेंशन होता है, 1D। 1D मतलब वन डायमेंशन, मतलब डायमेंशन क्या क्या होता है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है। तो इसमें लाइन में सिर्फ लेंथ रहेगा, जैसे ये एक ऐसी लेंथ, इसका तुम डायमेंशन बोल सकते हो, जैसे 20 सेंटीमीटर ऐसा। लेकिन इसका कोई विड्थ वगैरह नहीं होगा, मोटाई नहीं होगा इसका, समझा ना। तो ये हाइट भी नहीं होगा और इसका कोई विड्थ भी नहीं होगा ऐसे, ये भी कुछ नहीं होगा। तो होगा क्या, सिर्फ लेंथ। ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर एक लाइन का ब्रेथ भी होता और उसका लेंथ भी होता, तब वो रेक्टेंगल नहीं कहते हम लोग, तब तो रेक्टेंगल और लाइन तब तो सेम हो जाता। तो ये वो नहीं है, एक एक चीज़ पढ़ाएंगे। इसके बाद 3 नंबर क्या है, 3 नंबर बोला, द एंड पॉइंट्स ऑफ एनी लाइन the end points of any line are called points। ओके,
उससे क्या बनता है, उससे लाइन सेगमेंट बनता है। बताता हूँ। जैसे एक ये रहा एक लाइन नेवर एंडिंग, इधर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, इधर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। लेकिन अगर तुम इधर एक पॉइंट लगा देते हो इधर और इधर एक पॉइंट, तब ये ए और ये बी, तब सपोज तब ये वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, इस वाले पार्ट को कहा जाएगा लाइन सेगमेंट। समझा। सो लाइन सेगमेंट क्या हुआ, अ लाइन विच इज हैविंग टू एंड पॉइंट्स ऑन इट्स टू साइड्स। समझा। ये देखिए द एंड पॉइंट्स ऑफ एनी लाइन, ये एक एंड पॉइंट हो गया, ये एक एंड पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये एंड, जो चीज़ इस लाइन को रोक रहा है इन्फिनिटी जाने से, उस चीज़ को कहा जाता है पॉइंट्स। चलो 4 नंबर पॉइंट क्या कहते हैं, इफ ए लाइन लाइज इवनली विद द पॉइंट्स, if a line lies evenly with the points on itself, then it is called a straight line. Then स्ट्रेट लाइन, एक लाइन ऐसे 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 एक पॉइंट्स को जोड़ते हुए एक लाइन बनाया जाता है, और इस लाइन को कहा जाता है स्ट्रेट लाइन भी, यही बोला इसमें। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एनी ऑब्जेक्ट लाइज इवनली विद द पॉइंट्स, एनी ऑब्जेक्ट, ऐसे नहीं लिखेंगे, एनी ऑब्जेक्ट which has length and breadth, which has length and breadth only, उसको क्या कहते हैं, उसको सरफेस कहते हैं। जैसे ये क्या होगा, ये हो गया लेंथ, ये क्या हो गया, समझा, ये हो गया ब्रेथ। पॉइंट टू नो, इधर हाइट नहीं है, सिर्फ लेंथ है और ब्रेथ है, तो ये क्या हो जाता है, ये होता है एक 2 डायमेंशनल फिगर। समझा। अब इसके बाद छठा पॉइंट क्या है, ये कह रहा है द एज ऑफ ए सरफेस इज अ लाइन, जैसे मैं बोल रहा हूँ, पहले लिख लेते हैं। जैसे ये है, ये सरफेस बना कैसे है, इसका एज क्या है, ये एक एज है, ये एक एज है, ये एक एज है, ये एक एज है, ये एज भी तो अपने आप में एक लाइन ही ना है। जैसे सपोज ये ऐसा 2 लाइन बना दो, ऐसे 2 लाइन बना दो, तो ये अंदर तो एक सरफेस बना, लेकिन किसके हेल्प से ये सरफेस बना, ये इस 4 लाइन से। समझा। तो अब सातवां और द लास्ट पॉइंट क्या होता है, अ प्लेन सरफेस इज ए सरफेस which lies evenly
evenly with the straight lines on itself, lies evenly द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। तब ये क्या हुआ, ये क्या बोल रहा है कि अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। बेसिकली बोल रहा है कि बेसिकली इसमें चीज़ ये है कि नंबर ऑफ लाइंस को जोड़ के ही तुम एक प्लेन बना सकते हो या एक सरफेस बना सकते हो, प्लेन सरफेस। ऐसे ये तो क्या हुआ, ये एक सरफेस ना बन गया? बोलो, सरफेस बना है या नहीं, बोलो। तो यही बोल रहा है अ प्लेन सरफेस इज ए सरफेस। वो सरफेस क्या होता है, विच लाइज इवनली, वो प्लेन सरफेस किसके ऊपर लाई करता है, इवनली विथ ए स्ट्रेट लाइन ऑन इट सेल्फ, द स्ट्रेट लाइन्स, सॉरी, स्ट्रेट लाइन्स ऑन इट सेल्फ। समझ में आ गया? अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं क्या कहते हैं उसे, यूक्लिड्स एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स, ठीक है। तो इधर बेसिकली क्या होता है, वो एग्जाम क्या होता है, एग्जाम होता है ओवरऑल होल मैथ्स के लिए ही ये कंसिडर किया जाता है, और पोस्टुलेट्स क्या होता है, सिर्फ ज्योमेट्री पर्पस के लिए कंसिडर किया जाता है। और ये क्या है, सिर्फ ज्योमेट्री में यूज़ होता है। इसमें फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों को पता है कि जैसे हम लोगों को पता है कि 2+3 5 होता है, इसका कोई प्रूफ देने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे हम लोगों को पता है 2 × 3 मतलब है 6, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है ना, इसका तो कोई प्रूफ होता ही नहीं है, ये ऑब्वियस है। और इसमें क्या होता है, जैसे स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है, स्ट्रेट लाइन एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। जैसे ये होता है स्ट्रेट लाइन, ये है पॉइंट, ये होता है 180। इसका प्रूफ क्या होगा, प्रूफ नहीं, ऑब्वियस चीज़ है, कितना भी एंगल इसके अंदर हो जाए लेकिन पूरा का एंगल 180 डिग्री ही होगा, इसके भी प्रूफ नहीं है, ऑब्वियस है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सियम। एक्सियम के अंदर 5 पॉइंट्स आता है, वो पढ़ लेते हैं। एक्सियम्स, एक्सियम क्या होता है, सम कॉमन नोशन विच आर यूज्ड इन मैथमेटिक्स बट नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू मैथमेटिक्स और कॉल एक्सियम। ये एनसीईआरटी का डेफिनेशन है, छोड़ो डेफिनेशन वगैरह। लेट स्टार्ट। नंबर 1 क्या वो होता है पॉइंट, if two things are equal to a common things, to a common thing, then these are equal to one another. For example, if P equals to Q and S equals to क्या कहते हैं, and Q equals to S लिखते हैं, चलो Q equals to S, मतलब कि P के साथ Q इक्वल है और इधर Q इक्वल है S के साथ, तब मैं ये ऐसे भी लिख सकते P इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू S। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं कि P इक्वल्स टू S, है ना, ऑब्वियस चीज़ है।
जैसे एक और इसमें क्या है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल और इक्वल। इसमें क्या होता है, लाइक ए इफ P इक्वल्स टू Q है और हम लोग ऐड करते हैं एस, जैसे ऐड एस टू बोथ P और Q, दोनों में एस ऐड करो, तब क्या होगा, देखो P इक्वल्स टू Q है, दोनों के साथ ही एस ऐड कर दो, ये दोनों ही चीज़ इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल वैल्यू लेके देख लो, P इक्वल्स टू 2, Q इक्वल्स टू, P इक्वल्स टू Q है तो Q भी ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा, और एस है 3, ठीक है। और हम लोग को दिया है P इक्वल्स टू Q, हम लोग को बोला P प्लस एस करने के लिए और Q प्लस एस करने के लिए, तो P प्लस एस का क्या होगा आंसर, 2 प्लस 3 होगा, उसका आंसर होता है 5। और इधर Q प्लस एस क्या होता है, Q भी 2 है और एस क्या है 3 है, तो आंसर क्या होगा 5, तो बोथ इक्वल हुआ ना। सेम चीज़ फॉर सब्ट्रैक्शन ऑल्सो, सब्ट्रैक्शन में भी सेम चीज़, इफ P इक्वल्स टू Q है, सब्ट्रैक्ट एस फ्रॉम बोथ P एंड Q, एस को सब्ट्रैक्ट कर दो इधर से, तब क्या होगा, सेम ही रहेगा, फिर भी वो जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी सेम ही रहेगा, समझा। अब 4 नंबर क्या कह रहा है, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। वन अनदर, सपोज ये एक फिगर है, ठीक है, और सेम इधर, और ये भी एक फिगर है, ये फिगर अगर हम इसके ऊपर लगाए, अगर ये 100% इसके ऊपर चिपक जाता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा सरफेस और एनी लेस सरफेस, तब ये दोनों ही ट्रायंगल्स को हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों ही ट्रायंगल्स इक्वल है। उसको हम बाद में चीज़ पढ़ेंगे, वो है कि कॉन्ग्रुएंसी, उधर हम लोग इस ट्रायंगल्स के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे। जैसे एक हाथ है, इसके ऊपर तुम्हारा जो दूसरा हाथ है वो लगा के देखो, अगर सेम है, अगर इसके ऊपर पूरा तरीके से बैठ रहा है वो ये वाला हाथ इसके ऊपर, इसके मतलब वो दो मतलब कोइंसाइड हो रहा है, अगर कोइंसाइड हो रहा है तब वो इक्वल हो रहा है, समझा। अब नंबर 5 क्या बोल रहा है कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। फॉर एग्जाम्पल रोटी ले लो, रोटी का 4 हिस्सा कर लो, एक ऐसा हिस्सा और एक, पता नहीं लोग क्यों पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा क्यों कहते हैं, पता नहीं, देसी चीज़ नहीं कह सकते क्या, तो जो भी है ये एक हिस्सा कर लो, ठीक है, ये 1/4 हो गया पार्ट, ये 1/4 पार्ट, ये 1/4 पार्ट, ये 1/4 पार्ट। ऑब्वियसली ये पूरा सर्कल से तो ये वाला पार्ट ये 4 पार्ट, जैसे इसको ए मार्क कर दो, इसको बी, इसको सी, इसको डी, ए बी सी डी, ये 4 पार्ट तो भाई इस पूरे से तो छोटा ही होगी, तो ऑब्वियस है, तो यही इधर बोल रहा था, समझ में आ गया तब, बहुत बढ़िया। अब 6 नंबर चीज़ क्या बोल रहा है कि जैसे थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स
of the same thing are equal to वन अनदर। इसका मतलब क्या है, ये सपोज सर्कल है, इसका हाफ है, सपोज इसका नाम है ए सी पी, इसका नाम है ए डी बी, इसका नाम है ए सी बी सपोज। तो ए सी बी क्या हो रहा है, इस जो पूरा जो सर्कल है, एक सर्कल का नाम है एक्स, पूरा सर्कल का आधा है, ठीक है। अगर हम इसको डबल कर दें तब क्या होगा, तब वो पूरा सर्कल ही ना बन जाएगा। यही बोल रहा है, सेम थिंग फॉर दिस। ए डी बी है इक्वल्स टू हाफ ऑफ एक्स होगा। एक्स मतलब ये सर्कल, ए डी बी मतलब ये पार्ट, और एस बी मतलब ये पार्ट, समझा। तो ये भी तो हम ऐसे भी बोल सकते हो कि 2ADB वो हो जाएगा एक्स, मतलब इसका इस पार्ट का डबल हो जाएगा फुल सर्कल के समान। वही बोल रहा है थिंग्स विच आर डबल, ये जो थिंग है इसका डबल किया, डबल किया ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, समझा। अब नेक्स्ट वाला इसका पूरा उल्टा, मतलब इसमें क्या होगा, ये पूरे का आधा हो जाएगा इसके समान। जैसे बोल रहा हूँ, जैसे पहले लिख लेते हैं, थिंग्स विच आर halves of the same things, halves of the same things are equal to one another, are equal to one another। जैसे 100 का आधा 50 और 50 होता है, तो इसका डबल भी 100 होगा, इसका भी डबल 100। वही बोल रहा है थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग, एक चीज़ का जो हाफ है, तो ये हाफ और ये हाफ दोनों हाफ इक्वल होगा। 100 का ये वाला हाफ 50 होगा, और तो ये वाला हाफ भी 50 ही होगा, समझा। ये बोल रहा कि मतलब हाफ मतलब दो आइडेंटिकल तरीके से तोड़ना, वही ना, ऑब्वियस है ना चीज़, इसलिए वो एग्जाम होता है, ऑब्वियस चीज़ है। अब पढ़ते हैं पोस्ट्यूलेट्स, स्पेलिंग ही भूल गया भाई। पोस्टुलेट्स भी है, कितने तरीके का पोस्टुलेट्स होता है, 5 तरीके का पोस्टुलेट्स होता है, और एक है जो 5th नंबर का है, उसका थोड़ा वो इक्विवेलेंट वर्जन है, ठीक है। तो पहला पोस्टुलेट्स क्या कहते हैं कि अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट drawn from any point to any other point। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो फ्रॉम एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट। सपोज ये एक हो गया स्ट्रेट लाइन, इधर से हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, इधर से हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, इधर से ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, इधर से ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये बहुत ही एक उल्टा सीधा वाहियात पॉइंट है, इसका उतना इम्पोर्टेंट नहीं इस वाले पॉइंट का। चलो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनाइटली। जैसे मान लो terminated point can be produced indefinitely। मतलब सपोज ये एक पॉइंट है, इसको आप इस साइड भी खींच सकते हैं, और इस पॉइंट को आप इस साइड भी खींच के ले जा सकते हैं, यही बोल रहा है और कुछ नहीं। तीसरा पॉइंट क्या है,
तीसरा पॉइंट ये है कि अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। सपोज एक सर्कल है, जैसा उसका रेडियस है उस हिसाब से उस सर्कल ड्रॉ होगा। सर्कल सपोज सपोज उसका रेडियस है 2, तो रेडियस 2 लेंथ लो और उधर उससे ऐसे सर्कल ड्रॉ करो, वो कह रहा है। और इधर क्या होगा, एक रेडियस का इधर जितना लेंथ होगा रेडियस का, उसके दूसरे सरकमफेरेंस में भी उतना ही लेंथ होगा उसी पर्टिकुलर सर्कल का। और क्या है, दिस शोज दैट वी कैन ड्रॉ अ सर्कल विथ एनी लाइन सेगमेंट बाय टेकिंग वन ऑफ इट्स पॉइंट एज सेंटर। कुछ भी एक पॉइंट ले लो सेंटर, एंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट एज द रेडियस। लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट हम लोग बोल रहे हैं ये है रेडियस, इसको ही लेंथ, इसी को ही लाइन सेगमेंट बोला जा रहा है एनसीईआरटी में। एज वी हैव ए बी लाइन सेगमेंट इन विच वी टूक ए एज द सेंटर। ए बी लाइन सेगमेंट, इसमें ए को माना जा रहा है सेंटर। ये सब उल्टा सीधा पॉइंट है, ऐसा कुछ खास नहीं है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है, वो है कि परपेंडिकुलर के बारे में, कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। तुम कैसे भी राइट एंगल ड्रॉ कर लो, ऐसे राइट एंगल ड्रॉ कर लो, ऐसे राइट एंगल ड्रॉ कर लो, सभी के सभी वो तुम्हारा इक्वल ही होगा। ए बी सी डी, ए बी सी डी, सपोज ये ऐसे लिख लो, ए सी डी ई एफ, एफ कर लो ये, चलो एफ जी एच आई। इधर भी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा क्योंकि 90 डिग्री है। सो ए बी डी इज इक्वल टू एफ जी आई। और इधर तो इधर भी ये वाला इक्वल है, इधर भी ये वाला इक्वल है, तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि डी बी सी इक्वल्स टू आई जी एच। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वाला और फाइनल वाला वो बोल रहा है कि पाँच नंबर वाला क्या बोल रहा है, इफ़ देयर इज़ ए लाइन सेगमेंट विच पासेस थ्रू टू स्ट्रेट लाइन्स। सपोज ये एक लाइन, ये दो स्ट्रेट लाइन्स है, इससे ये पास हो रहा है। अगर ये एंगल और ये एंगल अल्फ़ा प्लस बीटा, ये बोल रहा है कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा लेस देन 180 होगा, इसके मतलब ये दो लाइन सपोज एल एंड एम, ये एल एंड एम लाइन कोइंसाइड करेगा उसी दिशा में, जिस दिशा में ये एंगल्स होगा उसी दिशा में कोइंसाइड करेगा। अगर ये मान लो अल्फ़ा डैश बीटा डैश, सो अल्फ़ा डैश और बीटा डैश का जो सम है वो अगर ग्रेटर देन 180 हुआ, तब उस दिशा में लाइंस कभी भी कोइंसाइड नहीं करेगा। और एक इसका एक नोट होता है, देख लो ना, ये देखो, ये जो लाइन ये भी 90 से ज़्यादा लग रहा है, ये भी 90 से ज़्यादा लग रहा है, तो 90 से ज़्यादा दोनों ही है, तो ओवरऑल तो 180 से ज़्यादा ही होगा। अगर दो लाइन ऐसा है तो कभी भी ये लग रहा है कि ऐसा आएगा। अगर ऐसा ऐसा अगर तुम ले के आ रहे हो, उसका मतलब वो लाइन ही नहीं फॉर्म हो रहा है, तब मतलब वो स्ट्रेट लाइन ही नहीं है। समझ में आ गया। अब एक नोट वो है कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 180 हो गया, तब क्या होगा, तब हम लोग बोलेंगे कि एल एंड एम आर पैरेलल लाइंस। These lines never meet। और ना इसका डिस्टेंस भी बढ़ेगा। the distance
बिटवीन देम विल बी कांस्टेंट। मतलब क्या होगा इसका? मतलब ये होगा कि ये सपोज एक लाइन है, ये सपोज एक लाइन है, इसमें भी अगर वो डी डिस्टेंस है तो इसमें भी वो डी डिस्टेंस ही रहेगा। और पैरेलल लाइन का ऐसा सिंबल लगाया जाता है, क्या ऐसे ऐसे लगाया जाता है। तो ये D1 और D2, तो D1 इक्वल्स टू D2 ही रहेगा। जैसे इसमें, जैसे ये अगर ऐसा है, ये एक लाइन है D1, ये एक लाइन है D2, इसमें D1 इज़ नॉट इक्वल्स टू D2। इसमें क्या है, इसमें D2 इज़ ग्रेटर देन D1 हो रहा है, लेकिन पैरेलल्स में ये नहीं हो। समझ में आ गया है? अब पढ़ लेते हैं इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ इक्विवेलेंट वर्जन्स ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट्स। फिफ्थ पोस्टुलेट मतलब ये वाला, ये वाला। सो इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता है? इसका भी दो पॉइंट है। एक होता है कि प्ले फेयर एक्सियम, क्या क्या नाम देके रखा है भाई, फेयर एक्सियम। और एक होता है क्या होता है, और एक नाम टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस, लिखता हूँ, टू डिस्टिंक्ट intersecting lines cannot be parallel to the same line। पहले ये क्या बोल रहा है, ये है, ये बोल रहा है कि सपोज ये बोल रहा है कि दिस सेज दैट इफ यू हैव ए लाइन आई, सपोज एक लाइन एल मान लो, एल, सपोज ये एक लाइन एल मान लो, ये एक दूसरा लाइन मान लो सपोज एम, तो इसका जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसमें कभी भी कोइंसाइड नहीं करेगा। भले ही इसमें से कितना भी लाइन पास कर जाए, कुछ भी कर जाए, लेकिन ये पॉइंट इस लाइन में कोइंसाइड नहीं करेगा, यही बोल रहा है। नो अदर लाइन कुड बी पैरेलल टू द लाइन आई, लाइन आई या लाइन एल जो बोल रहा है एनसीईआरटी, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट पी। ये लाइन कभी भी इस पी से कोइंसाइड नहीं करेगा जब एल एंड एम पैरेलल होगा तब। और ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सपोज एक ये लाइन और ये लाइन, ये दो लाइन कोइंसाइड कर रहा है पॉइंट पी में। अगर कोइंसाइड कर ही रहा है तब ये दोनों लाइन कभी भी पैरेलल नहीं बन सकता, ये लाइन नेवर पैरेलल होगी, लाइन हो ही नहीं सकती। देखो एक बार कोइंसाइड हो गया, उसके बाद देखो बढ़ता जा रहा है, मतलब डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, D1 D2 सेम नहीं हो तो कभी भी पैरेलल नहीं होगा। यही है तुम्हारा ये यूक्लिड्स का इतना ही सिलेबस में। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग सम क्वेश्चंस। तो ये एनसीईआरटी वाला कुछ चीज़ है, बोल रहा है कि इफ़ ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन एंड बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, ओके, देन प्रूव दैट ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी। सो ये एक लाइन दिया हुआ है, पॉइंट है 3 ए बी एंड सी, ठीक है। ड्राइंग खराब करने का कोई मतलब नहीं बनता, तो जो भी है। इसके बाद बोल रहे हैं हम लोग को प्रूफ करने के लिए, तो हम लोग एक्सियम्स पढ़ा है, एक्सियम्स में एक एग्जाम बोला ना कोइंसाइडिंग वाला एग्जाम। अगर देखो ये सपोज इस लाइन का नाम देते इस पूरे का एल, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हो कि
एज ए बी, ये एज ए बी एंड बी सी lies or coincide with L, ठीक है, coincide with L, तब बोल सकते हैं कि वो मतलब इसका एडिशन ए बी प्लस बी सी का एडिशन सेम होगा इस लाइन की लेंथ तक। इस लाइन की लेंथ क्या होगा, इस लाइन की लेंथ होगा ए बी लेंथ का, ए बी का जो ए सी का सॉरी जो लेंथ है वो है इस लाइन का लेंथ, ए सी के लेंथ के बराबर होगा। तो ये हो गया ए सी। तब इसी तरीके से हम बोल सकते हैं ए सी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी। कोइंसाइड होगा तो सिमिलर तो होगा ही, तो कौन सा ऐड करोगे तो तब सिमिलर होगा। तब ए बी प्लस ए सी अगर ऐड करोगे तो तभी ए सी का सिमिलर होगा। लेकिन सिमिलर कब होगा, जब इसके ऊपर लाइन करेगा। अगर ए बी ये ए सी है और इधर ए बी एक दूसरा चीज़ है, इधर बी सी एक दूसरा चीज़ है, तो कैसे प्रूफ करोगे, तो प्रूफ ही नहीं हो सकता। तो ये वाला चीज़ एग्जाम से आसानी से प्रूफ हो जाएगा, काफ़ी ऑब्वियस चीज़ है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, मार्क कर लो। तो प्रूव दैट एंड हम लोग इधर वो 16-17 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। सपोज एक लाइन सेगमेंट ये ले लो ए बी, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करेंगे, सपोज कंपास ये एक इधर ले लो, इधर से इसका माप ले लो कंपास से और ऐसे कट लगा दो। ठीक है, अब इस पॉइंट में आ जाओ, इस पॉइंट से इधर ऐसे लगा दिया कट। अब बी से आ जाओ, बी से ए तक का माप ले लो, उसके बाद इधर से ऐसे लगा दो। ठीक है, इसका पॉइंट का नाम दे दो सी। अब ज्वाइन कर दो ए टू सी, सी टू बी। ठीक है, अब प्रूफ करना पड़ेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक वो क्या कहते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, रेडियस ऑफ ए बी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। रुको, लेट्स यूज दिस। ठीक है, इसका अब ये हो जाएगा पॉइंट, ये होगा ये पॉइंट। ठीक है, और इधर रहेगा ये वाला। ठीक है, आप क्या करेंगे, लगा दो ऐसे। आप क्या करेंगे, तब ये भी आर है, ये भी आर है, तब ठीक है, तब दो इक्वल हो रहा है। लेकिन इधर एक और भी इक्वल होना चाहिए, तो उसको कैसे इक्वल करेंगे। उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, उसके लिए हम लोग एक और सर्कल बना सकते हैं ऑफ द सेम रेडियस इस साइड में। तो ऐसे कर लो, ठीक है। तो ये भी एक सेंटर है, इससे ये भी ज्वाइन हो जाएगा। ये ड्राइंग ठीक नहीं हुआ, मतलब ड्राइंग ऐसा होगा, मैं दिखाता हूँ। एक ये होगा, एक ये होगा। ठीक है, और क्या होगा इधर से, मतलब ये ढंग से नहीं हो रहा, मतलब 1 मिनट ढंग से ड्रॉ करते हैं। मिनट, ऐसा होगा। ये एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है। मतलब एक बार इस ये जो पॉइंट है, एक बार इधर से इस साइड घुमाओ और एक बार बी से इस साइड घुमाओ। ठीक है, तो ये ऐसे एक सर्कल होगा, ऐसे एक और सर्कल होगा, समझा।
छोड़ दो ये वाला ही देखो, ढंग से ड्राइंग ही नहीं हो पा रहा है। ये इधर एक पॉइंट है, एक इधर सेंटर, ठीक है। सेंटर से ये लाइन है ए बी, यह ए यह बी, ठीक है। तो क्या हुआ इधर से, अब देखो ये लाइन, ये दोनों आइडेंटिकल सर्कल्स है, ठीक है। दोनों सर्कल क्या है, आइडेंटिकल है। ये भी सपोज C1 C2, C1 इक्वल्स टू C2 सर्कल हम लोग ने ड्रॉ कर लिया सेंटर से, ठीक है। ऐसे ड्रॉ किया कि ये सर्कल C2 सर्कल C1 के सेंटर से पास होगा, क्योंकि B पॉइंट से ड्रॉ किया, और हम लोग इस वाले का C1 हम लोग A पॉइंट से ड्रॉ किया सर्कल, ठीक है। अब देख ये है AB, ये है सपोज AC, ठीक है। फॉर सर्कल C1, फॉर सर्कल C1 क्या होगा, फॉर सर्कल C1, पहले ये कलर कर देते हैं, चलो। इस ABC को इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ करना पड़ेगा। सो फॉर सर्कल C1 इक्वल्स टू क्या होगा, C1 इक्वल्स टू नहीं, C1 AB इक्वल्स टू AC, क्यों है, यह है रेडियस, ठीक है। अब फॉर सर्कल C2 क्या होगा, BA, मतलब वो भी AB ही है, ये वाला BA और है BC, दोनों ही तो रेडियस ही है ना सर्कल का, इक्वल्स टू BC। तब इधर से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि AB इक्वल्स टू भी, AB इक्वल्स टू AC भी होता है, AB इक्वल्स टू BC भी होता है। तब AB इक्वल्स टू AC और वही इक्वल्स टू BC, तब क्या हो गया, तब क्या होगा, AB इक्वल्स टू AC, AB यह है A, AB इक्वल्स टू AC मतलब ये, और BC मतलब इसके साथ ये, अगर तीनों साइड इक्वल होता है तो उसे कहते हैं इक्विलेटरल। हेंस प्रूफ, समझ में आ गया। एनसीईआरटी में इतना अच्छी तरीके से प्रूफ नहीं दिया हुआ था। अब ये क्या बोल रहा है, ये भी एक ऑब्वियस चीज़ है, इसलिए थ्योरम भी लेके आ गया, ये ऐसे ही रीड कर देते हैं। टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। कैसे, नॉर्मल चीज़ है, जैसे ये एक लाइन ऐसे जा रहा है, ये एक लाइन ऐसे जा रहा है, दो लाइन है, ये लाइन का कर्व है क्या, ऐसे ऐसे करके मीट करेगा कि एक से ज़्यादा पॉइंट कॉमन होगा, कि ऐसे ऐसे मीट करेगा कि दो तीन से ज़्यादा पॉइंट मीट होगा, एक ही ना पॉइंट मीट होगा, देख के क्या लग रहा है, एक ही पॉइंट ना होगा। वही हियर लाइन्स एल एंड एम, दो लाइन कंसिडर किया है एल एंड एम, वी नीड टू प्रूव दैट दे हैव only one point in common. So for the time being, let us suppose that the two lines intersect in two distinct points. suppose मान लो, ऐसे हो ही नहीं सकता, suppose मान लो, लेकिन हम लोग के पास एक एग्जाम है, वो क्या बोल रहा है कि एग्जाम देख, इस ये जो एजम्पशन लिया है उसके साथ जो एग्जाम है वो देख मैच नहीं कर रहा। वो एग्जाम क्या बोल रहा है, एग्जाम बोल रहा है कि दैट ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से पॉइंट टू पॉइंट वन, इससे एक लाइन पास कर सकता है, लेकिन एक लाइन से मतलब, और क्या होता है, और एक होता है कि टू लाइन से एक पॉइंट पास कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो ऐसे एक चीज़ नोट करके लिख सकते हो कि पहला पॉइंट तो ये कि ये वाला दो पॉइंट से एक लाइन पास कर सकता है, और क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, और हो सकता है कि एक लाइन एक पॉइंट से पास कर सकता हो, लाइन बोलो जो भी बोलो, रे बोलो, वो पास कर सकता है, एक पॉइंट है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये है चीज़ तो उल्टा सीधा, इससे हम लोग डिराइव ये सब कर सकते हैं।
इससे भी क्वेश्चंस आ सकता है। और क्या हो सकता है कि 2 लाइन के लिए भी 1 पॉइंट कंसिडर होगा, 2 लाइन के लिए भी 2 पॉइंट नहीं, 2 लाइन का भी एक ही पॉइंट कॉमन होगा। ये 3 केसेस हो सकता है पॉसिबल, इससे ज़्यादा नहीं। अब हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है। देखिए कितना क्वेश्चन लाया वो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 क्वेश्चन लाया हूँ। इधर पहले डेफिनेशन लिखेंगे लाइन सेगमेंट। इधर देखिए जो जो कॉमन है वो सब नहीं लिखेंगे, जो अलग अलग है वो लिखेंगे। जैसे इधर से परपेंडिकुलर लाइंस लिखेंगे और स्क्वायर्स लिखेंगे और रेडियस लिखेंगे। इधर से जो बाकी है सभी के सभी लिखने वाले हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ये लर्न कर लेना। तो पहले तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट होता है अ लाइन इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन। वो लाइन सेगमेंट क्या होता है? पार्ट ऑफ ए लाइन होता है जिसका 2 पॉइंट रहता है। तो कैसे लिख सकते हैं हम इसे? सॉरी, इज ए लाइन और ए पार्ट ऑफ लाइन, कुछ भी बोलो, पार्ट ऑफ लाइन लिखना ज़्यादा अच्छा होगा। पार्ट ऑफ लाइन that is bounded by two distinct points, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। और इसका क्या आता है? लेंथ फिक्स रहता है। तो हम लिख सकते हैं कि अ लाइन सेगमेंट हैज़ ए फिक्स्ड पॉइंट। लाइन सेगमेंट का डायग्राम कैसा होगा? A to B, यह लाइन सेगमेंट, इसका 2 फिक्स्ड पॉइंट है, इसका अंदर वाला जो लेंथ है इसे कहते हैं लाइन, ठीक है। अब जान लेते हैं रे क्या होता है। जगह नहीं होगा तो मैं रब कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे साथ ही साथ लिखते रहो। रे क्या है? अ लाइन विथ ए स्टार्ट पॉइंट, उसका एक ही पॉइंट होगा और दूसरे जगह वो इन्फाइनाइट तक चलता जाएगा, और दूसरा जो साइड है उसमें, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मतलब बाद में ड्रॉ कर रहा हूँ, पहले लिख लेते हैं डेफिनेशंस। ए लाइन, a line with start point and without a definite length or without an ending point. Ending point is called रे। क्या होता है रे? ऐसे ये एक पॉइंट रहता है जो जिधर से लाइन स्टार्ट हो रहा है, इसे कहते हैं स्टार्ट पॉइंट, लेकिन इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। इसका क्वेश्चन जैसा मत समझिए, ये सब जानना चाहिए, तो उसी तरीके से मैं पढ़ा भी रहा हूँ इसे, सिर्फ सॉल्विंग से नहीं, समझना भी चाहिए ये सब क्वेश्चंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस ये क्या होता है? 2 लाइंस विद ए कॉमन पॉइंट। ये तो इजी है, जरा कम कर लेता हूँ जगह।
with a common point. It's called intersecting lines. ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है इसमें। अब क्या है, इसके बाद है पैरेलल लाइंस। तो इधर ऐसे लिख देता हूँ। अच्छा, ठीक है, इसको अब क्या है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होता है? पैरेलल लाइंस वो लाइंस होता है जो कभी भी मीट नहीं करता है। जैसे टू लाइंस इन ए प्लेन विदाउट ए कॉमन पॉइंट, कभी मीट नहीं। अब कॉमन पॉइंट कब आएगा? जब वो मीट करेगा तभी ना कॉमन पॉइंट आएगा। लेकिन उसका जो डिस्टेंस रहता है दो लाइंस का, उस वो बोला ना, वो कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसे लिख लो, टू लाइंस, ऊपर लिख लो, इन ए प्लेन विदाउट अ कॉमन पॉइंट। तो ये हो गया पैरेलल लाइंस। अब हाफ लाइन क्या होता है? हाफ लाइन वो होता है, इज अ स्ट्रेट लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम ए पॉइंट indefinitely in one direction। जैसे ये ऐसे, इसमें हाफ लाइन मतलब होता है कि ये अगर AC अगर फुल लाइन है तो BC होगा इसका हाफ लाइन। ये कह रहा है, ठीक है। अब क्या है, इसके बाद कॉन्करेंट लाइन होता है, जो जहाँ मतलब तीन या तीन से ज़्यादा लाइन एक पॉइंट से पास करते हैं, तब उस सब लाइन को कहते हैं कॉन्करेंट लाइन। सो 3 और मोर लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट द सेम पॉइंट आर सेड टू बी कॉन्करेंट। कॉन्करेंट लाइन्स क्या है? थ्री और मोर लाइन्स intersecting same point are called concurrent। अब इसके बाद आते हैं कोलिनियर। कोलिनियर वाला क्या चीज़ होता है? कोलिनियर मतलब एक लाइन में, जहाँ एक लाइन के अंदर ही जहाँ पे 2 से 3 पॉइंट अगर लाई करेगा, तब उस लाइन को कहते हैं कोलिनियर लाइन। समझ में आया? बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स मतलब लिख देते हैं, चलो। लाइन consisting of three or more points on itself, और उस पॉइंट्स को कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। और प्लेन क्या होता है? प्लेन तो होता है, ऐसे बोल रहे हैं, तो प्लेन होता है एक 2D फिगर, जिसका लेंथ भी होता है, जिसका ब्रेथ भी होता है। समझ में आ गया? अब है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस का सिंबल ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे हम लोग बोलेंगे AB परपेंडिकुलर टू CD, तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइंस में ये होता है कि बीच में एक एंगल 90 डिग्री फॉर्म हो जाता है। अ लाइन, टू लाइंस
हैविंग ए एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड अ परपेंडिकुलर। तो तब हम लोग बोलेंगे कि जैसे ये ए बी, ये सी डी, तब हम लोग बोलेंगे ए बी इज परपेंडिकुलर टू, ए बी इज परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर, इसके लिए एक आर ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर टू सी डी। अब रेडियस क्या होता है, रेडियस ऑफ ए सर्कल क्या होता है, ये एक लाइन सेगमेंट है जिसके हेल्प से हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक लाइन सेगमेंट ए बी जिसको 360 डिग्री में अगर घुमाएंगे तो एक सर्कल फॉर्म होता है। और ये ए बी का ए रहता है, मतलब वो लाइन सेगमेंट का ए रहता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट रहता है सेंटर में, ऐसे लिखना, और एंडिंग पॉइंट रहता है सर्कल के सरकमफरेंस में। स्क्वायर तो इजी है, स्क्वायर स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर होता है वो चीज़ जिसका लेंथ और ब्रेथ सेम होगा, लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ, ऐसे समझ लो। लेंथ इक्वल टू ब्रेथ, तब हो गया ये 2 क्वेश्चन। अब 3 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम 2 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स, 2 pair of intersecting line and their corresponding point of intersection, 2 pair of intersecting lines and their corresponding point of intersection। तो नंबर 1 ये क्या क्या होगा, सपोज ले लेते हैं ई एफ क्या है, ई एफ एक लाइन है, और जी एच, देखो जैसे जी एच मैं दिखाता हूँ, ये कलर चेंज कर लेता हूँ, सपोज ये एक लाइन है ई एफ और जी एच, ये एक लाइन है, ये है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर। तो ऐसे लिखो कि देखो ये देखो 2 साइड एरो, तो इसको ऐसे लिखोगे सिंबल ई एफ, ऐसे ई एफ जी एच, ई एफ एंड जी एच पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर, तो एक पॉइंट हो गया, 2 पेयर बोला तो ये एक पेयर हो गया, और दूसरा पेयर क्या है, दूसरा पेयर एक दूसरा लाइन ढूंढो, दूसरा लाइन क्या होगा सोचो, ए बी एक है, ए बी एक है, उसके साथ कौन सा, सी डी बोल सकते हैं, तो ऐसे लिखो ए बी, उसके साथ लिखो सी डी, सी डी, ठीक है, ए बी से मार्क कर देता हूँ, चलो ए बी हो गया और एक हो गया सी डी, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, पी। तो ऐसे लिखो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका क्या है, पॉइंट ऑफ, ढंग से लिख लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरा क्या बोला, 3 कंकरेंट लाइंस एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 3 कंकरेंट लाइन बताओ और उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ। तो हम लोग बोल सकते हैं ये वाला भी, ये ई टू एफ, ए टू बी, जी टू एच, ये जो 3 लाइन है इसका, तो ऐसे लिखो ए बी ई एफ है ना, ई एफ, और क्या है जी एच, इसका क्या है पॉइंट, क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन,
आर। समझ गया। अब 3 नंबर क्या है, 3 नंबर क्या है, 3 रेस, 3 रेस बताओ। तो रेस क्या क्या बोल सकते हैं हम लोग, रेस देखो बहुत है। रेस हम लोग बोल सकते हैं एक ये मान लो, चलो R2B, ये एक हो गया। दूसरा कलर ले लेते हैं, चलो लाल ही ले लेते हैं, चलो। एक R2B, एक ये हो गया। एक और क्या हुआ, एक हो गया R2, एक हो गया H, R2 एक H हो गया, R2 एक H हो गया, एक R2B हो गया, और एक कुछ भी R2F लगा लो, R2F हो गया। तब इधर लिखो RB लिखो, RH, और क्या RF। 4 नंबर वाले में क्या बोला है, 2 लाइन सेगमेंट, 2 लाइन सेगमेंट बताओ। लाइन सेगमेंट मतलब जिसका 2 पॉइंट के अंदर एक लाइन लाई करेगा, ऐसा। तो कौन कौन सा हो सकता है, एक होता है R2Q, एक R2P भी बोल सकते हैं। तो ऐसे लिखो RQ-RP-। कलर कर देते थोड़ा दूसरे कलर से, चलो ये लो R2 ये, और एक ये। समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन, तब ये वाला 3 नंबर क्वेश्चन हो गया है। अब 4 नंबर, CVA करके जाओ, मचा दोगे एग्जाम में। फ्रॉम द गिवन फिगर नेम द फॉलोइंग 3 लाइन्स, नेम द फॉलोइंग 3 लाइन्स। फिगर ये दिया हुआ है, इधर से नेम द फॉलोइंग 3 लाइन्स, कुछ भी 3 लाइन्स बताओ। तो मैं बोल सकता हूँ कि एक होगा ए बी एक बोल सकते हो लाइन, ठीक है। लाइन मतलब जिसका 2 एरो रहेगा, ठीक है। एक बोल सकता हूँ PQ, एक बोल सकता हूँ RS, मार्क कर देता हूँ, चलो तुम्हारे लिए। चलो कौन सा कलर से मार्क करें, चलो इधर से रेड ले लेते। तो एक है AB, A2B, एक हो गया PQ, एक हो गया RS, PQ, एक हो गया RS, ठीक है। तो 3 लाइन लिख लो पहले का, ऐसे लिखना। ऐसे लिखना, 3 लाइन्स और PQ, AB, RS, ठीक है। अब दूसरा क्या बोल रहा है, 1 रेक्टिलिनियर फिगर। रेक्टिलिनियर फिगर इधर कौन सा है, चलो देख लेते हैं। दूसरा कलर ले, सपोज पर्पल। एक फिगर रेक्टिलिनियर फिगर, देखो ये वाला फिगर, चलो कम कर लेता हूँ, ज़्यादा हो गया ज़्यादा। ये हो गया, हुआ ना। तो इसको जब नेमिंग लिखोगे ना, तब एक साइक्लिक ऑर्डर में लिखना होता है नेमिंग, तब वैसे लिखना। क्या लिखोगे, लिखोगे CEFG इज ए रेक्टिलिनियर फिगर, ठीक है। तीसरा क्या बोल रहे हैं, 4 कंकरेंट लाइन्स। कंकरेंट लाइन्स 4 कौन सा बोल सकते हैं हम लोग। एक बोल सकते हैं
एक बोल सकते हैं, एक कंकरेंट हो गया, ए ई बोल सकते हैं, ई कंकरेंट पॉइंट्स का एक ए वाला पॉइंट हो गया, ए पॉइंट होगा क्या कंकरेंट, ए पॉइंट तो ये बोल सकते हैं कि एक ई हो गया, एक एफ हो गया, एक सी, एक जी हो गया, ये भी ऐसे भी बोल सकते हैं। कंकरेंट पॉइंट्स मतलब कंकरेंट लाइंस जिस पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। तो एक ई लिख देना, एक एफ लिख देना, इधर एक डी लिख देना, एक सी लिख देना, एक जी लिख देना, हो जाएगा। ऐसे लिख दो, एक ई होगा, एक एफ होगा, एक सी जी डी, ये सब होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अब इधर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये एक एडजॉइनिंग फिगर है, 6 पॉइंट्स बताओ इधर से। 6 पॉइंट्स क्या क्या पता है भाई, इतना पॉइंट है। इधर एक चीज़ नोट करना, इधर 6 पॉइंट का मतलब बोल रहा है जिसमें ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे करके, क्योंकि नहीं तो ना बहुत सारा पॉइंट हो जाएगा। वो इधर बोल नहीं रहा है, इसका पॉइंट का मतलब यही है, ठीक है। ऐसे एग्जाम में ये अगर नहीं देगा तो तुम ऐसे ही पॉइंट लिख देना, कुछ नहीं, मतलब एम ई एफ जी सब कुछ जो भी है सब कुछ दे देना, ठीक है। तो अब लिखते हैं पॉइंट्स, क्या क्या होगा, पॉइंट्स सर ए बी सी डी और क्या है, पी आर क्यू एस भी है, तो हम लोग लिखते हैं पी एंड आर, इतना ही। 6 बोला है, हम का इससे ज़्यादा क्यों लिखे। तो इसके बाद है 5 लाइन सेगमेंट, 5 लाइन सेगमेंट बताओ। लाइन सेगमेंट मतलब जिसका एंड पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट होगा। जैसे एक ले लो, मार्क कर लेते, पहले देख लेते हैं ई जी एक है, मार्क कर लो, ई जी है। और क्या है, एफ जी है, एफ जी। और क्या देखो, ई एफ भी बोल सकते हो, तब जी एच भी क्यों नहीं बोल सकते। और एक बोल सकते हो ए मेन, ठीक है। तब लिखो अब ई जी ई एफ एफ जी जी एच एम एन, ठीक है। अब इसके बाद वाला चलो देखते हैं, 4 रेज मतलब एक उसका सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा और एंडिंग पॉइंट नहीं रहेगा, तो वो बोल सकते हैं ई से ई पी। चलो कलर कर देते दूसरे कलर से, ऐसा नहीं, इस कलर से, चलो ई से ई पी, ई पी एक हो गया, एक हो गया जी आर भी ऐसे एक हो गया, एक ये हो गया, और क्या हो गया, 4 एस बोला ना, और एक हो गया एच इधर से, ये और ये, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तब लिख लेते हैं, चलो कि एक हो गया ई पी, ई पी हो गया, जी आर हो गया, एच एस हो गया, एफ क्यू हो गया, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 लाइंस बताओ। 4 लाइंस मतलब जिसका जो 2 साइड में एरोज रहेगा,
तो इधर कितना लाइन है, 4 लाइन ही है, तो ये लिख देते हैं। एक है ए बी, एक है सी डी, ए बी सी डी क्यू पी आर एस, या पी क्यू, कुछ भी बोलो, पी क्यू आर एस, ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन क्या है, 4 कोलिनियर पॉइंट्स एम ई जी बी, ये भी बोल सकते हो, एम ई जी बी। कोलिनियर पॉइंट मतलब एक पर्टिकुलर लाइन में 3 या 3 से ज़्यादा अगर पॉइंट्स रहेगा तब उन सब पॉइंट्स को कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ये भी बोल सकते हो, इधर ये भी बोल सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा, एम ई जी बी, ढंग से लिख देते हैं, चलो। अब ये देखो, एक क्वेश्चन आया, इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, सपोज एक लाइन ए बी पॉइंट सी, ठीक है। अब बोला ए सी इक्वल्स टू ए बी, मतलब ये इक्वल्स टू ये सिंबल होता है, ये ऐसा खींच देखो तो ये सब इसमें मतलब लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये और ये लाइन सेम होगा। सपोज ऐसा एक चीज़ है, ये और ये सिमिलर, मतलब ये और ये साइड सिमिलर, और ऐसे मतलब ये और ये साइड सिमिलर, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। एनीवे, इसके बाद क्या बोला, देन प्रूव दैट ए सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। ओके, हम लोग ऐसे लिख ले पहले, ए सी इक्वल्स टू बी सी, ये क्या है, गिवन, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्स में पढ़ा है कि अगर हम लोग ऐड भी कर देंगे सिमिलर टर्म से एक इक्वलिटी में, तब वो भी सिमिलर ही होता है, मतलब वो भी इक्वल ही होगा। जैसे जैसे ए इक्वल्स टू सी है, अगर ए इक्वल्स टू सी है, दोनों साइड अगर बी भी लगा देंगे तब भी पूरा क्वांटिटी सिमिलर रहेगा, मतलब ए प्लस बी इक्वल्स टू सी प्लस बी, तो भी ये दो टर्म सिमिलर ही रहेगा, ठीक है। तो उस टाइप का चीज़ करने वाले हैं। तो ए सी इक्वल्स टू बी सी हुआ, ऐसे लिखो, एडिंग ए सी ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा, ए सी प्लस ए सी इक्वल्स टू बी सी प्लस ए सी। ए सी प्लस ए सी हो गया 2AC, बी सी प्लस ए बी हो गया ए बी, तब ए सी क्या हो गया, ए सी हो गया हाफ ऑफ ए बी। देखो प्रूव हो गया ना, यही डायग्राम से प्रूफ करना था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें क्या बोला, ए सी इक्वल्स टू, इसमें बोला ए सी इक्वल्स टू बी डी, ठीक है, ओके। चलो पहले वो लिख ले, ए सी लिख लेते, ए सी इक्वल्स टू बी डी होता है, ये क्या है, गिवन है, ठीक है। ये लिखो अकॉर्डिंग टू एक्सियम, ठीक है। तब इसमें ये बोल रहा है ए सी इक्वल्स टू बी डी, ए सी इक्वल बी डी दिया हुआ है, हम लोग को प्रूफ करना पड़ेगा ए बी इक्वल्स टू सी डी, ठीक है। ए सी से अगर हम, अब चलो दो साइड से दोनों का ही, ए सी का भी एक कॉमन क्या है, ये चीज़ मत लेनी थी समझाने के लिए, ए सी में भी कॉमन है बी सी, ए सी में बी सी है, और बी डी में भी क्या है, बी सी है, मतलब दोनों लाइन में ये दोनों लाइन में बी सी कॉमन चीज़ है, तब दोनों से ही ये चीज़ चलो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं,
तब AC माइनस BC इक्वल्स टू BD माइनस BC, ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू एक्सियम। ठीक है, तब इधर से लिख सकते हैं कि AC माइनस BD क्या होता है, ये A पूरा अगर AC है, पूरा अगर AC है, BC इससे सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या रहेगा, AB रहेगा, है ना। तो वो लिखो AB। सिमिलरली ये पूरा BD है, पूरा BD है, इधर से अगर BC सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तब क्या रहेगा, CD, है ना, क्या रहेगा, CD। सो CD हैज प्रूव। हो गया, 7वां क्वेश्चन भी हो गया। अब आया 8वें क्वेश्चन में। इसमें बोला है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, और हम लोग को दिया गया है x इक्वल्स टू z। ठीक है, ये गिवन है, ये भी गिवन है। हम लोग को निकालना है z प्लस एक्स। सो इधर एज x इक्वल्स टू z, देन इसको इक्वेशन मान लो 1, ठीक है, देन सब्स्टिट्यूट z in place of x in इक्वेशन 1। अगर ऐसे लिखते हैं तो क्या होगा, x की जगह z, सो z, x की जगह z, और y तो वही रहेगा इक्वल्स टू 10। तो हो गया ये भी, देखो सेम आया, मतलब प्रूफ कर दिए। अब इस क्वेश्चन से चलो देखते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा नंबर का आ सकता है, ये इसके बाद वाला सभी के सभी, समझा। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेंगे। In the adjoining figure AB equals to BC, AB मतलब ये वाला पार्ट इक्वल्स टू BC मतलब ये वाला पार्ट, ओके ओके ओके। BX इक्वल्स टू BY, ये इक्वल्स टू ये, ठीक है। हम लोग को निकालना है कि AX इक्वल्स टू CY, ये हम लोग को निकालना पड़ेगा, मतलब ये पार्ट इक्वल्स टू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तब AB इक्वल्स टू BC, AB को हम लोग लिख सकते हैं कि कैसे सोचे, AB को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, AB को लिख सकते हैं BX प्लस AX, एंड BC को लिख सकते हैं BY प्लस YC, ठीक है। अब हाँ देखो, AB को लिख सकते हैं A मतलब BX प्लस AX, BC को लिखिए BY प्लस CY, ओके। अब एज BX इक्वल्स टू BY, तो हम लोग BX को भी BY लिख सकते हैं, तब BY प्लस AX इक्वल्स टू BY प्लस CY। तो ये कैंसिल कर दो, तब क्या आ गया, AX इक्वल्स टू CY आ गया ना, यही ना पूछा था, तो ये भी हो गया। इतना इजी चीज़ है भाई। इन द एडजॉइनिंग फिगर वी हैव x and y are the midpoints of AC and BC, x and y are the midpoints of AC and BC, and AX इक्वल्स टू AX, ये वाला पार्ट दिया हुआ इक्वल्स टू C ऑफ Y, ठीक है। देन फाइंड करो AC इक्वल्स टू BC, फाइंड करो AC
ए सी क्या होगा, इक्वल्स टू बी सी फाइंड करने के लिए बोला, बी सी मतलब ये वाला पार्ट। ये भी देखो कैसे लिखेंगे हम लोग, ए एक्स इक्वल्स टू इक्वल्स टू सी वाई क्या है, गिवन। निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है ए सी इक्वल्स टू बी सी। हम लोग का ये पार्ट वो है क्या कहते हैं, वो मिड पॉइंट है, तो हम लोग ये पहले लिख लेते हैं कि ए एक्स इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी होता है। ऐसे इधर से सी वाई इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी होता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जाके पुट कर दो, तब क्या होगा, हाफ ऑफ ए सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी, हाफ हाफ कैंसिल आउट, सो ए सी इक्वल्स टू बी सी। ए सी इक्वल टू बी सी आ गया ना, यही ना पूछा था, शो ए सी इक्वल्स टू बी सी, हाँ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर वी हैव एक्स एंड वाई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए सी एंड बी सी एंड ए एक्स इक्वल्स टू सी वाई, शो ए सी इक्वल्स टू बी सी। ये वही क्वेश्चन शायद दोबारा हो गया है। इसमें देख लेते हैं, इन द एडजॉइनिंग फिगर बी एक्स दिया गया है हाफ ऑफ ए बी। अच्छा हाफ ऑफ ए बी दे गया, इसका मतलब बोल सकता है कि एक्स इज मिड पॉइंट, हाफ दिया गया ना, एक लाइन उसका हाफ हाफ है, मतलब एक लाइन का हाफ, मतलब ऐसे दिया गया अगर ए बी सी है तो बोला गया है कि ए बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी, इसका मतलब बी तो मिड पॉइंट ही ना हुआ, तो ऑब्वियस है। और ऐसे बी वाई भी, बी वाई दिया गया है, बी वाई दिया गया हाफ ऑफ बी सी, इसका मतलब वाई हो गया मिड पॉइंट, समझे। और दिया गया है ए बी इक्वल्स टू बी सी, ए बी इक्वल्स टू बी सी दिया गया है, ठीक है। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू बी सी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले ये ऐसे लिखो, बी एक्स क्या होता है, हाफ ऑफ ए बी होता है, ओके। और बी वाई क्या होता है, हाफ ऑफ बी सी होता है। हम लोग को प्रूफ करना पड़ेगा कि बी एक्स और बी वाई सेम है, तो इसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि, रुको एक बार सोच लेने दो, ये है ए बी से ए एक्स ओके ओके, इससे ही इसको ही मतलब मल्टीप्लाई ऐसे लिखो, ए बी इक्वल्स टू बी सी है, सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई हाफ। इसको इक्वेशन 1 बोलो, इसको इक्वेशन 2 बोलो, तो क्या हो गया, हाफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी हो गया। अब देखो सिमिलर है, ये 1 जैसा सिमिलर है और ये 2 जैसा सिमिलर है, तब सब्सटीट्यूट कर दो, तब बी एक्स हो गया इस साइड हो गया बी वाई, तो प्रूव हो गया ना, हो गया इजी। अब इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर वी हैव
एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, एंगल ए बी सी ये वाला एंगल इक्वल्स टू ए सी बी, ये वाला लिखो, ए सी बी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी, ठीक है, ये वाला इधर, ठीक है। और बोला एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 से, ओके ओके। तब शो करो कि बी डी इक्वल्स टू डी सी है, ठीक है, बी डी इक्वल्स टू डी सी है। ये शो करने के लिए पहले हम लोग को पहले हम लोग को शो करना पड़ेगा 1 इक्वल्स टू 2, ये वाला एंगल हम लोग को पहले प्रूफ करना पड़ेगा। तब कैसे प्रूफ करेंगे वो पहले देख लेते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको, ठीक है, एंगल ए सी बी मतलब हो गया एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू, ये देखो एंगल 3 और ये रहा एंगल 2, ठीक है, साफ कर दो तो समझ में आएगा। एंगल ए सी बी क्या है, एंगल 3 प्लस एंगल 2 हो गया, और एंगल ए बी सी क्या है, एंगल 4 प्लस एंगल 1 हो गया। तो एंगल 4 प्लस एंगल 1, ठीक है। अब इधर से एज एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है, तो इसको, तो एंगल 3 को हम एंगल 4 भी लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखो एंगल 4 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 प्लस एंगल ऑफ 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तब क्या होगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो गया। अब अगर ये होगा तो हम लोग को पता है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल आर ऑल्सो इक्वल। ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसी से हम लोग बोल सकते हैं कि बी डी इज ऑल्सो इक्वल्स टू, हेंस ऐसे लिखना, हेंस बी डी इज ऑल्सो इक्वल्स टू डी सी। समझ में आना चाहिए ऐसे। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि इन द एडजॉइनिंग फिगर वी हैव ए सी इक्वल्स टू डी सी, ए सी इक्वल्स टू डी सी एंड सी बी इक्वल्स टू सी ई। हम लोग को बोलना पड़ेगा, हम लोग को शो करना पड़ेगा ए बी इक्वल्स टू डी ई, हम लोग को शो करना पड़ेगा। ओके ओके ओके। सो कैसे करें ये चीज़? कैसे करें? ए सी इक्वल्स टू डी सी है और सी ई इक्वल्स टू, वो है क्या है, सी बी, सी ई इक्वल्स टू सी बी है। दोनों को ऐड कर दो। क्या करोगे, ऐड कर देना। ऐड करोगे तो क्या होगा, ये और ये ऐड करोगे तो क्या होगा, ये और ये सी, ए सी, मतलब ऐसे ऐड नहीं करोगे, इसको थोड़ा चेंज कर लेना, मतलब बोल रहा हूँ। सी ई को इस साइड लेके आ जाओ, सी बी को इस साइड लेके आ जाओ। हम लोग को स्ट्रेट लाइन चाहिए ना, तो पहले ये वाला फिर से लिखो, ए सी इक्वल्स टू डी सी, और ये लिख दो सी बी इक्वल्स टू सी ई, ठीक है। अब ऐड कर दो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो ए सी प्लस सी बी, देखो चीज़ देख, ए सी सी बी
ठीक है, इक्वल्स टू डी सी प्लस सी ई। मतलब देखना, ये देखो डी सी प्लस सी ई हुआ ना। तब ए सी प्लस ए बी क्या होता है, ए सी प्लस ए बी, ए सी प्लस सॉरी सी बी, ए सी प्लस सी बी। ये देखो ए सी है प्लस ये है सी बी, ए सी प्लस सी बी इक्वल्स टू ए बी, और ये डी सी प्लस सी एफ, सी एफ ही ना, सी ई है सॉरी, प्लस सी ई क्या होता है, डी ई। तब इसको लिखो ए बी, इसको लिखो डी ई। तो प्रूव हो गया, तो ये भी तो प्रूव हो गया, प्रूफ। नाउ लास्ट क्वेश्चन, इसमें दो, इसमें शायद ये लास्ट नहीं, एक और है, सेकेंड लास्ट, ठीक है। चलो इसमें देखो, इफ ओ एक्स इक्वल्स टू हाफ ऑफ एक्स वाई, हाफ ऑफ एक्स वाई, वेरी गुड, एंड पी एक्स इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एक्स जेड, ठीक है, एंड ओ एक्स इक्वल्स टू पी एक्स, ओ एक्स इक्वल्स टू पी एक्स दिया हुआ है। बोल शो दैट एक्स वाई इक्वल्स टू जेड, एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स जेड। सेम टाइप का ही है, मैं पहले ही करा चुका हूँ इस टाइप का क्वेश्चन, सिर्फ नेमिंग अलग है, बाकी पूरा सेम है, ठीक है। ये खुद से करना, ये होमवर्क है, ठीक है। तब ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, चलो देख लेते हैं। यही अंतिम क्वेश्चन है आज के वन शॉट में। तो इसमें पहले लिखो ऐसे, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इट इज गिवन दैट, ऐसे लिखना, इट इज गिवन दैट m is the midpoint of AB एंड और क्या है, और इधर से हम लोग ये लिख सकते हैं कि ए एम इक्वल्स टू एम बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑल्सो n is the midpoint of BC, ठीक है। BC का मिड पॉइंट कौन सा है, n है, देखो लिखा हुआ है ए बी इक्वल्स टू क्या है, ए बी इक्वल्स टू बी सी है, ए बी इक्वल्स टू बी सी, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये देखो एम इज़ द मिड पॉइंट, तो इसका मतलब ए एम इक्वल्स टू एम बी होगा, और एन इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है। तो ऐसे ऑफ बी सी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, बी एन इक्वल्स टू एन सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। प्रूफ क्या करना पड़ेगा हम लोग को, ए एम इक्वल्स टू एन सी, ए एम इक्वल्स टू एन सी, ठीक है। तो हम लोगों को देखो भाई पता ही है कि ए बी इक्वल्स टू बी सी होता है, तब ए एम एन सी तो हम लोग बोल सकते हैं ये तो इक्वल है, लेकिन लिखेंगे कैसे, पहले ऐसे लिखना कि ए बी इक्वल्स टू बी सी होता है, तब हाफ ऑफ ए बी भी इक्वल्स टू होता है हाफ ऑफ बी सी से। इसका मतलब ए एम, मतलब इसको ऐसे लिख दो, ए एम ऐसे लिख दो,
और इसको लिख दो NC, सब्स्टिट्यूट कर दो अभी इधर, तब AM इक्वल्स टू NC आ गया ना आंसर। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट वाला BM इक्वल्स टू BN, BM, चलो ये साफ कर लेते हैं। BM इक्वल्स टू BBM इक्वल्स टू BN। ठीक है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, N इज द मिड पॉइंट। ओके ठीक है, हम लोग अभी ये निकालना पड़ेगा कि AB और BC इक्वल कैसे हो रहा है। तो कैसे लिखेंगे, पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं कि MB या BM इक्वल्स टू AM इक्वल्स टू AM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। सिमिलरली इधर से BN इक्वल्स टू NC इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC लिख सकते हैं, है ना, लिख तो सकते ही हैं। तो इधर से हम लोग AB से क्या लिख सकते हैं, AB से लिख सकते हैं कि AB लिखने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग को दिया है कि शो दैट AB इक्वल्स टू BC निकलना पड़ेगा ना, AB इक्वल्स टू BC। तो क्या करेंगे, सीधा BM इक्वल्स टू BN, ये क्या है गिवन। अब पुट कर दो वैल्यू क्या है, मतलब ये इक्वल्स टू क्या है BM, ठीक है, और ये इक्वल्स टू क्या है BN, है ना। तो इसके जगह लिख दो हाफ ऑफ, ये M है, ठीक है, हाफ ऑफ AB, इसके इक्वल्स टू लिख दो हाफ ऑफ BC। तो इधर से हाफ ऑफ कैंसिल आउट हो गया, तो आ जाएगा आंसर AB इक्वल्स टू BC। सो ये है इसका आंसर। सो ये रहा वन शॉट जहाँ हम लोग 15 से 16 क्वेश्चन कर लिए। सो कैसा लगा मेरा ये वन शॉट, अगर अच्छा लगा तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो करना ही भूलना मत। सो थैंक यू फॉर टुडे।